नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं टीवी 9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। आपको मालूम ही है, कांग्रेस का प्लेनरी सेशन छत्तीसगढ़ में रायपुर में कल से शुरू हो रहा है। इसके लिए कांग्रेसी नेताओं का वहां जाना शुरू हो चुका है। आज सवेरे लगभग 11:15 बजे कांग्रेस के नेता और मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा को इंडिगो की एक फ़्लाइट से डीबोर्ड किया गया। इसको लेकर के कांग्रेस ने एयरपोर्ट पर ही नारेबाजी वगैरह शुरू कर दी और इसको ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया राजनीतिक। इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं और बयानबाजी भी हुई है। जहां जिस फ्लाइट में पवन खेड़ा जा रहे थे उसमें और कई अन्य वरिष्ठ नेता थे, जिनमें के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल थे। इन सभी ने एयरपोर्ट पर ही प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक पवन खेड़ा को इस जहाज़ में जाने के लिए इजाज़त नहीं मिलती वो इस फ्लाइट को नहीं उड़ने देंगे। पूरा किस्सा क्या है, पंकज कुमार बता रहे हैं। देखिए, दरअसल ये पूरा किस्सा ये है कि आज इनको जाना था, ये प्लेन में बोर्ड कर चुके थे और उसी समय CISF के लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपका कोई सामान है, जैसा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जी, तो आपका कोई सामान है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा कोई लगेज नहीं है। तो फिर उनको उतार लिया गया, डीबोर्ड किया गया और फिर बाद में पता ये बात चली कि इनके खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में मामले दर्ज किए गए। मामले दर्ज करने की वजह यह है कि पवन खेड़ा असम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें प्रधानमंत्री का जो पूरा नाम है उसमें उन्होंने गौतम दास जोड़ दिया था। मतलब उनके पिताजी जो नाम में बीच में पिता का नाम लिखा जाता है उसका नाम, वो नाम बदल करके गौतम दास। वो इस तरह का कटाक्ष था, व्यंग था, जो कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था जी। लेकिन उस सब के बावजूद ऐसे समय पर प्लेन रोका गया जिसने पूरा मौका दे दिया कांग्रेस को ये कहने के लिए कि बीजेपी किस तरीके से शासन चला रही है। कांग्रेस प्लेनरी अधिवेशन कर रही है और ऊपर से आप उनको वहां जाने से रोक रहे हैं। मतलब ये साफ है कि जो उनका कांग्रेस पार्टी का रायपुर में अधिवेशन होने वाला है और अधिवेशन होने से पहले ईडी द्वारा जिस तरीके से वहां पर रेड किया गया और उसके बाद अब इस प्लेन को रोका जाना, कांग्रेस तमाम चीज़ों को बीजेपी पर वो कह रही है कि ये जो शासन है वो लोकतंत्र का शासन कहा ही नहीं जा सकता। ये जो है अमित शाही नाम शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के एक नेता ने, जयराम रमेश ने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं। मतलब कहा यह जा रहा है कि एक तो हमने आपको गौतम अडानी के मुद्दे पे घेरा, आप उससे डरे हुए, उसका जवाब नहीं दे रहे, उसकी जांच नहीं करा रहे और बार बार आप डिफेंसिव हो रहे हैं और साथ ही साथ अब हम अधिवेशन कर रहे हैं तो आप हमें ये भी करने नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका है, किस धारा के तहत आपने गिरफ्तार किया, उन्हें डीबोर्ड किया, क्या मामला है, क्या मसला है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। जबकि दिल्ली पुलिस के तरफ से ये कहा गया कि आसाम पुलिस के इंफॉर्मेशन पे उन्हें डीबोर्ड कराया गया क्योंकि आसाम में कोई मामला दर्ज है। जाहिर तौर पर ये जो मामले हैं वो मैंने आपको बताया कि ये मामले प्रधानमंत्री के पूरे नाम को लेकर के जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कुछ दिन पहले जिस लहजे में बात की थी वो निश्चित तौर पर उसके बाद ही असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि कांग्रेस को कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि बीजेपी के एक MLC उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हजरतगंज थाने में उन्होंने मामला भी दर्ज कराया कई धाराओं में, और कई धाराओं में बीजेपी के नेताओं ने वाराणसी में भी मामला दर्ज कराया। जी पंकज जी, एक बार सुन लेते हैं कि पवन खेड़ा ने आखिर कहा क्या जब उनको डिबोर्ड किया गया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को जहाज से उतारा गया है, विवाद हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद पवन खेड़ा साहब हैं। पवन जी, क्या हुआ आखिर, पूरी घटना बताइए। मुझे तो एयरलाइन स्टाफ ने आकर कहा कि आपके सामान को जरा देखना है, आइए। कोई कन्फ्यूजन हुआ है? मैंने कहा मेरा तो हैंड बैग है, सामान है ही नहीं। बोले नहीं आइए, कोई कन्फ्यूजन हुआ। जब मैं नीचे आया तो मुझे कहा कि अब आप बाहर के ऊपर नहीं जा सकते प्लेन में, DCP साहब आ रहे हैं। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब से फ्लाइट रुकी हुई है? फ्लाइट रुकी हुई, हमारे सारे साथी वरिष्ठ नेता हमारे सारे नीचे आ गए, वो इंतजार कर रहे हैं DCP साहब। क्या आपको डिवोट कर दिया गया? मुझे तो
नहीं मालूम, मुझे तो इंतजार कर रहे हैं हम इसी के साथ। अगला कदम क्या होगा? कौन सी अगला कदम? बीजेपी। पवन खेड़ा अभी बात कर रहे थे पत्रकार से। पंकज जी, कांग्रेस ने जैसा आपने भी फरमाया, जो अभी कुछ दिन पहले ही जो छत्तीसगढ़ में रेड हुई है जांच एजेंसियों के द्वारा, उसको भी इसमें जोड़ दिया है और कह रहे हैं कि बीजेपी इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो प्लेनरी में जिस तरह से भी व्यवधान डालना चाहती है वो डालने की कोशिश कर रही है। आपको इस बात में सच्चाई दिखती है? देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं और निश्चित तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी। और ये काम पहले बीजेपी भी करती रही। आपको याद होगा कि सीबीआई को किस तरीके से किन किन नामों से बुलाया जाता था। तो निश्चित तौर पर चूंकि सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप मढ़ती हैं, तो ये हमें देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो अब तमाम सियासी पार्टियों के बीच में आप काफ़ी हीटेड डिबेट, एक कह सकते हैं बहुत ही रोजाना आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को कोसना, ये सब चलता रहेगा। जैसे समय बढ़ेगा राजनीतिक माहौल तल्ख होगा। बिल्कुल, माहौल तल्ख होगा। लेकिन एक बात कांग्रेस की ओर से देखा जा रहा है कि जब से राहुल गांधी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा समाप्त की है, कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस में कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। कांग्रेस अब हर मुद्दे पर लड़ने लगी है। कांग्रेस अपने तल्ख अंदाज में जवाब देने लगी है। संसद के भीतर भी, जी हाँ, संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि चुनाव पास में है, तो क्या हमें अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा? मुझे लगता है अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा। और जिस तरह का अटैक हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि अभी बाहर दूसरे देश के पूंजीपति को कोट किया गया और कहा गया कि कैसे सरकार को गिराने के लिए वो तत्पर हैं और कार्य करने का सोच रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में देश के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, क्योंकि कांग्रेस बार बार कहती थी कि आप चीन का नाम लेने से डरते हो, तो जैसा उन्होंने बयान दिया उसको लेकर के भी कई तरह के प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। इसलिए विष्णु जी, एक बात तो बहुत साफ है कि आने वाले समय में हमें ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि सत्ता पक्ष को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिकल स्कोरिंग के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो जा रहा कि हम विपक्षियों का लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर, मैं ये नहीं कह रहा वाकई कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बात होती है और जनता को ये बात समझ में आ जाती है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, कल एक बड़ा इशू बन गया नेहा राठौड़ वाला। उन्होंने एक सिंपल सा जो लोक गीत गाया और उसके बाद जिस तरह का नोटिस उनको भेजा गया, तो उसकी प्रतिक्रिया आप ट्विटर पर देख सकते हैं। अभी ये जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, कल हम लोगों ने चर्चा भी किया, तो वो तो खैर सियासी पार्टी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जो आरोप है उसमें कितना दम है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तय करेगी। लेकिन इतना तो सच बात है कि ये तमाम सियासी पार्टियां अपने ऊपर लगे हुए आरोप को वो सियासी रंग देने में परहेज भी नहीं करेंगी। तो ये जो दौर चलना शुरू हो गया है, कभी आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं, कांग्रेस पार्टी को देखते हैं, बिहार में राजद और जेडीयू को देखते हैं, अभी अन्य जगहों पर और पार्टी को देखेंगे, तो ये लगातार चलता रहेगा। महाराष्ट्र में आपने देखा, उद्धव ठाकरे को देखा, उन्होंने सीधा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिया, जो पार्टी सिंबल और तमाम चीज़ों के जो फैसले आए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स आने वाले समय में आपको दिखेगा। और इसकी दो बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह यह है कि बहुत जल्द चुनाव होना है, 1 साल के भीतर चुनाव होना है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि पिछले कुछ सालों में बिल्कुल निष्क्रिय दिखती थी, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद
ओवर एक्टिव दिख रही है। उसके तमाम नेता सड़कों पे उतरते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं, हर बात का जवाब देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पूरे तरीके से बदली है। कल हमने देखा कि किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला ने हर मुद्दे पर ट्वीट करके घेरने की कोशिश की। कुछ दिन पहले पवन खेड़ा ने जिस नाम को बदलने की कोशिश की, हालांकि मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं, आप अपने विपक्षी पे को घेरने की कोशिश करें, आरोप लगाएं, लेकिन उनके पूरे नाम में जो पिता वाला नाम आता है उसको लेकर के कटाक्ष और व्यंग करना खैर कोई जायज नहीं ठहरा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसका जवाब ये हो सकता है? इस पे कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग दल की प्रतिक्रियाएं आ रही है और बीजेपी को इन चीजों पर घेरने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है। पंकज जी, हमने विगत में देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के या उनके व्यक्तित्व को लेकर के टिप्पणी की है कांग्रेस ने, उसका नतीजा उनके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहा है। अभी हमने देखा कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनको लेकर के भी उनको नाकाबिल तक कह दिया। तो इस तरह की जब टिप्पणी करती है जो देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, तो आपको लगता है ये उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है फिर से? देखिए, नुकसानदेह होगा ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस ने एक रणनीति अपना ली है और इस रणनीति के तहत कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स के बगैर हम सफल नहीं हो सकते। क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिक्स, जैसे आप अरविंद केजरीवाल को देख लें, कल हम लोग एक शो में उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम उन्हें जो राजनीतिक दाव पेच है उसमें भी पटक सकते हैं, वो खुलेआम दावा कर रहे थे। जी हाँ, तो अब जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का दौर आ चुका है उसमें अब कांग्रेस भी ये जताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप तमाम उनके स्पोक्समैन को देख लें, स्पोक्स पर्सन को देख लें, वो अब जब भी किसी न्यूज चैनल्स में आते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस तरीके से जवाब देते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस अब अलग दिशा में जा रही है। और ख़ास तौर पर मैंने आपको कहा कि दो बात बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइमिंग और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा, क्योंकि इस साल लोकसभा चुनाव तो एक साल बाद है, इस साल कई स्टेट में चुनाव और जी हाँ 9 स्टेट में, और उस चुनाव का परिणाम बताएगा कि कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस में कितना दम है। अगर कांग्रेस जीतती है तो जाहिर तौर पर इनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा, और हारती है तो फिर ये कॉन्फिडेंस बरकरार रख पाते हैं या नहीं। लेकिन आपने जो कहा कि जब जब पीएम पे इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, आप गुजरात से ही उठा करके देख लीजिए, मौत का सौदागर, एक ये जो शब्द था उसने पूरे चुनाव को बदल दिया और उसके बाद वो चुनाव जीतते रहे। अभी हाल के टाइम में गुजरात में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग खुद खड़गे साहब ने किया, उसको किस तरीके से बीजेपी ने भुना है। तो ये समय ऐसा आ गया है, एक दूसरे पे वार, आरोप प्रत्यारोप, और दोनों पार्टियां किस तरीके से लोगों से उसको कनेक्ट कर देती है। मतलब अपने मान सम्मान और अपमान को लोगों से कनेक्ट करने में ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेटली जनता ही जनार्दन है, वही तय करती है कि किसके हाथ में सत्ता जाएगी, और फिर वही अपने को विक्टोरियस बताता है कि विजयी हम हुए और जनता ने हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस विश्लेषण के लिए। तो जैसा आपने सुना, भारतीय राजनीति में अब गर्मी आ रही है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं गर्मी बढ़ेगी। तो सभी राजनीतिक खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। हमारे साथ अभी बने रहने के लिए शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए।